मालिक बस आने ही वाला है। अरे जल्दी जल्दी चलो, जल्दी पहुंचना है मुझे। मंटू, मंटू, ओ मंटू, अरे बाहर आओ मंटू। अरे मालिक, क्या बात है मालिक, आज यहाँ पर आए? अरे मंटू, मुझे 100 घड़े की जरूरत है। 7 दिन के अंदर 100 घड़े बन जाएंगे ना? अब बता, 100 घड़े 7 दिन के भीतर? हाँ हाँ, अरे मैं बायने का पैसा भी देने को तैयार हूँ। ये ले, ये थोड़ा धन रख ले, एक बार काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं बाकी के रुपए भी दे दूंगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ मालिक, ठीक है। देख, मैं जानता हूँ समय कम है, दिन रात मेहनत करनी होगी, लेकिन देख, काम बहुत जरूरी है। मालिक, एक बात पूछूं? आखिरकार इन घड़ों का करोगे क्या? अरे वो मत पूछ, बस जान ले, मुझे ये 100 घड़े हर हाल में चाहिए, एकदम तैयार, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख, मेरा बहुत बड़ा आयोजन है, अगर ये फेल हो गया तो सब फेल हो गया, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना, पैसे दे दिए हैं, पैसे में मैं खरा हूँ, और काम में भी मुझे खरापन चाहिए, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कान खोल के सुन लो। हाँ हाँ मालिक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान मत हो। अरे देखो तो, बैठे बिठाए बायने का पैसा भी मिल गया है। 100 घड़े का दाम, बाप रे बाप, 100 घड़े तो खूब कमाई होगी है। ये तो मुझे बेकार कर देगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग लगाना होगा। बैठे बिठाए साले को घर में आकर इतना बड़ा कमाई हो जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? जा रहा हूँ मैं, याद रखना मेरी बात। हाँ हाँ मालिक, आप परेशान मत हो, मैं सारे काम कर लूँगा, एकदम परेशान मत हो। सुन रहे हो? अरे रसोई में आओ, सुन रहे हो? अरे ओहो, इन्हें तो लगता है जाकर बोलना होगा। क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रही हो, घड़े बना रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, रात दिन एक करके घड़े बना रहे हो, खाना नहीं खाओगे क्या? बिना खाना खाए शरीर भी नहीं चलने वाला है, चलो खाना खा लो। अरे हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, खाना नहीं खाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? बस 4-5 और घड़े बनाने दो, उसके बाद बैठकर खाना खाऊंगा। अरे इस साले ने तो बनाना शुरू कर दिया है। हाय, इतने सारे घड़े तो ये बना चुका है। जिस रफ्तार से ये घड़े बना रहा है, ये तो जल्दी ही सारे घड़े बना डालेगा, और मैं देखता रह जाऊंगा। मेरे सामने इतनी ज्यादा कमाई करके निकल जाएगा ये। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करूं? हाँ, चलता हूँ छगन के पास। छगन कबूतर, उसके पास मेरा इलाज है।
अरे वाह वाह वाह, मेरी सब्जी अब बन जाएगी। बस क्या 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 स्वाद है। अब मजा आ गया। आज के मेहमानों के लिए अच्छा खासा स्वाद है और अच्छी खासी सब्जी। उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। अरे छगन भैया, क्या कर रहे हो? अरे कालू भाई, आओ आओ आओ, अच्छे समय पे आए हो। खाना वाना खाकर जाना। अरे छगन भैया, पूरा गांव जानता है आप मेहमानों को खाना खिलाने में बड़े माहिर हो। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। अरे क्या करूं भाई, अब बहुत दिनों तक दूसरे गांव में जमींदार का खानसामा था, खाना बनाता था, तब से आदत लगी है। अच्छा खाना बनाता हूँ, 4 लोगों को बुलाता हूँ और फिर उन्हें खाना खिलाता हूँ। वो मेरी तारीफ करते हैं और जितनी तारीफ करते हैं मुझे उतना मजा आता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, यही तो सोच कर आया हूँ। अब देखो भैया छगन, सबका तो तुम भला करते ही हो, इस बहाने भला भी हो जाता है। गरीब लोग खाना भी खा लेते हैं। लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे पसंद नहीं है। क्या क्या? अरे कुछ ऐसे लोगों को भी खाना खिलाओ जो लोग गरीब हैं। अरे जैसे बताओ? जैसे मेरा पड़ोसी, वो मंटू और मीनी, हाँ कितना मेहनत करते हैं बेचारे। उनके परिवार को कभी खाने पे बुलाओ, बेचारे खुश हो जाएंगे। ये बात तुमने ठीक कही कालू भैया, गलती हो गई है, लेकिन इस गलती को मैं सुधारूंगा। कल ही जाऊंगा, कल उनको ही न्योता दूंगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो भैया, एक बात और ध्यान में रखो। कौन सी बात? अरे कहना नहीं कि मैंने कहा था, बेचारों को बुरा लग जाएगा। बेचारे गरीब हैं लेकिन ना स्वाभिमानी है। कोई ऐसा कहे अच्छा नहीं लगता है और वो सुन लेंगे तो आएंगे भी नहीं खाने को। अरे नहीं भैया, क्यों बोलूँगा? अरे मैं तो लोगों को खिलाने में विश्वास करता हूँ, अपमान करने में नहीं। कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो। अच्छा चलता हूँ फिर मैं। थोड़ी सी सब्जी कटोरे में दे देते तो बड़ा अच्छा होता। क्या महक है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, और ले जाओ। वाह वाह वाह, चलो चलता हूँ। अरे मंटू भैया, क्या कर रहे हो? अरे अरे इतने सारे घड़े, कोई खास काम है क्या? किसने दिया है इतने घड़े बनाने का ऑर्डर? अरे छगन भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले। अरे ये काले सेठ का है, उसने कहा है घड़े बनाकर तैयार रखने को, कुछ जरूरी काम है शायद उसका, उसी के लिए घड़े बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हें न्योता देने के लिए आया था। अब मैंने अपने घर में कल के लिए, आज रात के लिए तुम दोनों को चुना है। तुम दोनों मेरे घर आओ, मैं कुछ अच्छा खिलाना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है मन में। अरे ठीक है भैया, क्यों नहीं आएंगे, पूरा गांव जानता है तुम्हें खिलाने का शौक है। इस बार तुमने हम दोनों को चुना है, अब बहुत अच्छी बात है, रात को जरूर आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलो बढ़िया है, परिवार के साथ आना है। अरे मेरे परिवार में है ही कौन, अम्मा गई है मैके, मिनी है और मैं हूँ, दोनों ही आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। चलो जी, कितना देर कर रही हो, बेचारा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा बस आई, जा रही हूँ।
अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ, मैंने खास पकवान बनाया है। मंटू भाई तुम्हें भी पसंद आएगा और मिनी भाभी को भी पसंद आएगा। अब बैठो बैठो। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बनाया है ना, अच्छा अच्छा तो लगेगा ही। मैं अब बड़ा समय तक खानसामा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, ये बात तो है। अरे वाह, अब मिल गया मौका है। साले ने बहुत सारा मटका बना लिया था। इसे इसे अभी तोड़ता हूँ। हाय हाय, चलो अब निकलो और फिर दूसरे प्लान पे काम भी तो करना होगा। क्यों मिनी, खाना कैसा था? अजी खाना तो बहुत अच्छा था। मैंने आज से पहले कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। बहुत अच्छा खाना था, मजा आ गया है। अच्छा चलो अब जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, काम भी करना है। 100 घड़े पूरे भी करने हैं। वैसे 50 बना लिए हैं मैंने, अभी तो थोड़ा वक्त है ना, बन जाएगा। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम दिन रात मेहनत जो कर रहे हो, बनना तो है ही, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। अरे ये क्या, अरे देखो, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? ये तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे ये किसने कर दिया? तुम्हारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ये क्या हो गया? अरे लगता है गाय वाय कोई बड़ा जानवर आया था। कोई पंछी ऐसा क्यों करेगा? हम मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अच्छा चलो चलो घर के अंदर चलो, अब जो हो गया सो हो गया, इसे टाल तो नहीं सकते ना। अरे वाह, आया मजा। अब देखना मेरा प्लान बी। अरे रसोई में तो पानी है ही नहीं, जाती हूँ मटका लेकर। अब मटका लेकर सबसे पहले नदी से पानी ले आती हूँ। अरे कहाँ है बिजली? ओ बिजली, इतनी देर हो गई है। बिजली, ओ बिजली, खोल दरवाजा। पता नहीं क्या कर रही है ये। अरे अम्मा आ गई आप? अरे आपका बेटा तो रात भर बहुत काम कर रहा था ना, इसलिए गहरी नींद में सो गया है। मैं भी सो गई थी। अरे चल मुझे पहले अंदर आने दे। क्या काम कर रहा था वो? हाँ कभी तो काम करता नहीं है। अम्मा पता है, काला सेठ के लिए 100 मटके बना रहे हैं। अरे अच्छा, 100 मटकों का काम मिला था मंटू को। कल रात को ये गए थे और इन्होंने उसके सारे मटके तोड़ दिए और अब ये खुद बना रहे हैं, दिन रात एक करके। जैसे ही बन जाएगा हम इन्हें बेच देंगे काला सेठ को और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेंगे। अरे वाह वाह वाह, अब तो लगता है कालू के अंदर कौवों वाला दिमाग आ गया है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, अब मजा आ रहा है। तब तो पैसे मिलेंगे। हाँ अम्मा ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। अरे तो ये बात है, ये अच्छा, इसने हमारी समस्या को बढ़ाया है, हमारी दुनिया में तूफान लेकर आया है ये। मैं घर जाती हूँ, पहले मंटू जी को बताती हूँ। अरे क्या हो गया मिनी, एकदम बेतहासा भागे भागे आ रही हो? अजी ठहरो ठहरो, मुझे पहले रसोई में जाने दो। अरे क्या हो गया?
ये लो और जाओ मिट्टी खरीदो बढ़िया वाली और कहीं अलग जगह जाकर 100 मटके तैयार करो। अरे क्या कह रही हो, यहाँ क्या दिक्कत है? अरे यहाँ बहुत दिक्कत है। तुम्हारा जो वो पड़ोसी है कालू, उसने कल रात को तुम्हारे सारे मटके फोड़ दिए और अब वो अपने घर में मटके बना रहा है ताकि जैसे काला सेठ आए उसे वो अपने मटके बेचे। अच्छा, ये तो बहुत बुरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कालू भैया ऐसा कर सकते हैं। अरे अब समझ लिया ना। अब जाओ और जाकर तुम सबसे पहले मटके बनाने का काम शुरू करो। अरे मीनी दी मटका लेकर कहाँ चली? पानी लाने जा रही हूँ। मंटू जी को नहीं देख रही हूँ। अरे वो तो गांव गए हुए हैं अम्मा को लाने के लिए। आहो हो, उधर बीच बड़ी तेजी से मटके बना रहे थे। हाँ देखो ना, वो काम पूरा नहीं हुआ, अम्मा को लाने चले गए हैं। भाग गया आखिरकार। चलो, मेरे पति का तो बन चुका है घड़ा। अब तो काला सेठ आएगा तो हमें ही मिलेगा फायदा। मजा आ गया। अरे सेठ जी, क्या बात है? अरे मंटू कहाँ है? मंटू, ओ मंटू। सेठ जी, मंटू आज आपको दिखने वाला नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो? आज उसे मुझे 100 मटके देने हैं। लगता नहीं है मालिक, वो तो कहीं भाग गया है, नजर ही नहीं आ रहा है। वो आपको मटके कहाँ से देगा? अरे उसकी इतनी मजाल, मेरा इतना महत्वपूर्ण काम। मैंने कहा था उसे मुझे धोखा मत देना। मैं उसकी वो हालत बना दूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे मंटू, मालिक आपके मटके तैयार हैं। ये लीजिए आपके 100 के 100 मटके। अरे ये तो कह रहा था तू भाग गया है और तूने मेरा काम नहीं किया है। मालिक, इसने मेरे घड़े तोड़ दिए, इसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैं कहीं दूर चला गया था ताकि फिर से ये मेरे घड़ों का नुकसान न कर दे। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं हूँ सबूत। मैंने सुना है अपने कानों से, तुम्हारी बीवी ने ये बातें कही है। और एक बात बताओ, हमें तो मायना दिया था सेठ जी ने, तब हमने मटके बनाए। तुम बिना मायने के 100 मटके क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें मिला था ये ऑर्डर? ये ऑर्डर तो हमें मिला था। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही है मिनी। देखो कालू, अगर तुमने गलत किया है तो बहुत बुरी सजा मिलेगी, वरना सच अभी मान लो। मालिक माफ कर दो मालिक, अब ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, मैंने ही घड़ा फोड़ दिया था, लालच में अंधा हो गया था, जलन में अंधा हो गया था, माफ कर दो। ये तुम इन दोनों से कहो। जाने दीजिए मालिक, अब ये ऐसा नहीं करेगा। चलो, तुम्हारे ये रहा तुम्हारा पैसा, लो मैं चला, तुमने मेरी बड़ी मदद कर दी है। और वो फिर बैलगाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई चिंटू के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ मंटू, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई मंटू, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी मिनी भी डर कर खड़ी हो गई। मेरी ही छाव में रहकर पेट भरता है, घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का, तेरा तो कुछ भी नहीं है मंटू। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। पक्का? तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है मंटू। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूँ।
याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। चिंटू हर रोज उसे ताने देता। मंटू चुप था, उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे चिंटू की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। चिंटू की पत्नी मिंकी भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है, कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले चिंटू के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना मंटू, जा घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला, मुझे खेत देखने जाना है, वहाँ भी काम होगा। मंटू चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज, ईश्वर सबकी रक्षा करे। चिंटू खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते मंटू से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। मंटू की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुका कर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? ये कहकर वह चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मंटू ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहे। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहाँ भी जाऊँगा रह लूँगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन चिंटू को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो मंटू को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय चिंटू घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा, मंटू ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि मंटू खुद भीग कर कांप रहा था, लेकिन चिंटू को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। चिंटू की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात मंटू के पेट में मारी। मंटू गिर पड़ा। उसकी पत्नी मिनी दौड़ती हुई आई, लेकिन चिंटू ने उसे भी धक्का दे दिया। बंसी, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से यह घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा, निकल जा मेरे घर से। मिनी गिड़गिड़ाती रही, भैया हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, यह घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए,
काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहाँ मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब मंटू के आंसुओं के साथ मिल चुकी थी। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। मिनी की आंखें लाल थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। चिंटू से सब डरते थे। मंटू धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहाँ बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यही रुकते हैं मिनी। देखो, यह पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई है। यह झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए यह भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है मिनी, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक यह सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। मिनी, मत रो मत रो। देखो, बंसी को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर, वहाँ पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूँ। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वह हमारा होगा मिनी, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बंसी का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थी। मंटू, मिनी और बंसी नदी किनारे बरगद के पेड़ नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे। बंसी भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर मिनी भी रो पड़ी। मंटू गाँव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहाँ लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गई सब्जियां और पत्तियां पड़ी थी। मंटू ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है, उसने कहा। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली। बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। मंटू किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। मिनी ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। मिनी ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे तुम भी क्यों गए मंटू? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मिनी, मत घबरा, आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो, मैं कुछ भुट्टे ले आया हूँ। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बंसी को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूँ मिनी, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूँ। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बंसी डर से रोने लगा। मिनी भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन मंटू का दिल कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो यह सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है, जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना।
लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ते हुए कह रही थी, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थी। छप्पर टपक रहा था। अंदर बंसी ठंड और भूख से कांप रहा था। मिनी का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। मिनी ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, यह झोपड़ी भी कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बंसी को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? मिनी, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद बंसी बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। भैया वापस घर लेंगे हमें। सच कहूँ तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाल पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी यह जरूरी ही नहीं समझा कि वह जमीन आपकी भी थी। और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? मिनी, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वह भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे। लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। मंटू के दिल में भी यही उम्मीद थी। वो रात में ही निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह भाई के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। भैया, भैया, दरवाजा खोलो। अंदर चिंटू अपनी पत्नी मिंकी के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब यह कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ, जहाँ जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जाके मरे बाहर। चिंटू उठा, दरवाजा खोला। सामने मंटू को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से पूछा, क्यों आया है यहाँ? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है। जैसे हमारी ही छाती पर मूंग दलनी है तुझे। बोल, क्यों आया है? भैया, बंसी को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहे। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का। काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार बंसी को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जा यहाँ से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूँ। निकल यहाँ से और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा, जहाँ जाना है। मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थी। वह उल्टे पाव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। मंटू ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी।
घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, निकल यहाँ से। आखिरकार वह टूटे दिल से, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। मिनी ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो इंसान की बेदिली और लालच पर। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर से निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी धोती थी। उसके बाल भीगे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। मंटू का दिल रो उठा। उसने झुककर पूछा, अम्मा यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। तुम्हारा यह पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छाव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। अम्मा कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बेटा कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भीख मांगने गाँव गई थी मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब यह बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं, भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहाँ भूखा ना रहूं। मंटू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वह बंसी और मिनी के लिए लाया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराई। बेटा तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। अम्मा मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? काश अम्मा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली है, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। माँ आप भी मजाक कर रही हो। भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता अम्मा। एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी मिनी और मेरा बंसी भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। मंटू को लगा अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई है। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां मिनी बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। मिनी ने मंटू को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, यह घर कहाँ से आया? जब तू गया था तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर यह घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। मंटू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हो, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया मंटू। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने यह वरदान दिया। यह उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार मंटू और मिनी ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। अरे वो नदी किनारे वाला मंटू, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है। वह भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया। किस्मत बदल गई उसकी। यह बात चिंटू और उसकी पत्नी मिंकी के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, मंटू का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया। अब वो आराम से रहेगा।
मिंकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिंटू की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार अधिकार मिल गया तो हम क्यों ना ढूंढे, उसे हमें भी वरदान मिल जाएगा। चिंटू का दिल भी जल कचोट रहा था। उसने तुर होकर कहा, हाँ चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी। हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे, अपनी फसल की रक्षा, जमीन का स्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह हरिराम और भगवती गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहाँ मंटू को अम्मा मिली थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुँचे, वहाँ भी कोई नहीं ला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोरो, तुम्हें वह अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वह सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझ कर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थककर घर लौट आए। मिंकी ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे मंटू को घर से न निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा आएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर केंगे। लोग कहेंगे कि हरी ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ यह। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी, कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मर रही हो सब कुछ? सच तो यह है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो तो तुम भी और मैं भी। चिंटू और मिंकी का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर मंटू, मिनी और बंसी तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बंसी नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। मंटू हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, प्रभु मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया, अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब वह पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था जो चिंटू के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। अपने साथ मिट्टी, घर, पेड़ पौधे बहा ले जाती है, और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन, संस्कार सब बहा देता है।